जब वह उठी तो उसका सिर भारी था। वह बड़े सोफे पर सोई हुई थी और उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। सामने मेज पर खाली चाय के 2 कप रखे थे। कुसुम ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और घटनाक्रम को याद करने लगी। तभी इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिगरेट सुलगाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही फाइल थी जो वह डिस्कस करने के लिए लाई थी और उसे देखकर वह मुस्कुराया। मैंने फाइल देख ली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़की विक्टिम कार्ड खेल रही है। पहले आदमियों को प्यार के नाम पर फंसा लो और जब वे तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त ना करें तो रेप, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस लगा दो। मुझे क्या हुआ था? कुसुम ने संदेह से पूछा। केस डिस्कस करते करते तुम्हें नींद आ गई तो मैंने तुम्हें उठाकर इस सोफे पर कर दिया। उसे याद आया कि केस डिस्कस करते समय वह छोटे सोफे पर बैठी थी और उदय प्रताप चाय बनाकर लाया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसने सिर पकड़ते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ, फाइल कल डिस्कस कर लेंगे, उदय प्रताप बोला। बुलंदशहर के इस थाने में आए हुए उसे जुम्मा जुम्मा 15 दिन हुए थे और उसे रजनी बनाम दिनेश खुराना केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया गया था। थाना प्रभारी उदय प्रताप ने उसे केस की जांच सौंपते हुए कहा था, यू आर डायनेमिक, यू आर एनर्जेटिक, above all, you are determined to get the justice for women. You are brain with beauty. उम्मीद है कि तुम सही से तफ्तीश करोगी। यस सर, वह बोली। शाम को जब वह फाइल दिखाने के लिए एसएचओ के कमरे में गई तो वह उठते हुए बोला, थक गया हूँ, घर जा रहा हूँ। ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, एक कप चाय हो जाएगी और केस भी डिस्कस कर लेंगे। अभी उसकी इस थाने में नई नई पोस्टिंग थी, लिहाजा वह अपने सीनियर का आग्रह कैसे ठुकराती, इसलिए वह उसकी जीप में उसके साथ बैठ गई। जब वह उसके क्वार्टर पे पहुंची तो कमरे में खाली शराब की बोतलें और जली हुई सिगरेटें बेतरतीब से इधर-उधर फेंकी थी। तुम बैठो, मैं अभी आया, कहकर वो खाली बोतलें और सिगरेट का कचरा उठाकर चला गया। वह वहीं सिंगल सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद वह हाफ टी शर्ट और ट्राउजर में लौटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरे दिन ड्रेस में बंधा-बंधा शरीर थक जाता है, कुसुम ने ना में सिर हिलाया। आपकी फैमिली नहीं दिख रही? कुसुम ने पूछा। पुलिस की इस नौकरी में फैमिली को कहाँ-कहाँ लेकर घूमेंगे? मैं चाय बनाकर लाता हूँ। नहीं सर, रहने दीजिए, उसने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। डोंट वरी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। अकेले कहाँ चाय पी जाती है? कहकर उदय प्रताप किचन में चला जाता है। कुसुम को याद आया कि चाय के 2-4 सिप पीने के बाद ही उसे चक्कर आ गए और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर तक ड्रॉप कर दूं? उदय प्रताप ने दांत निकालते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, कहकर उसने अपना कंधा खींच लिया। जब वह बाहर निकली तो उसका पोर-पोर दुख रहा था। वह अपने पैरों के बीच चिपचिपाहट महसूस कर सकती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थकी-हारी वह किसी तरह अपनी क्वार्टर पे लौट आई। 3 दिन बाद उदय प्रताप ने उसे अपने कमरे में बुलाया। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा? चल रहा है। ऐसा करना, शाम को फाइल लेकर घर आ जाना। वहीं चाय पर डिस्कस कर लेंगे। उदय प्रताप ने उसकी कलाई पर अपनी हथेली फेरते हुए कहा। सॉरी सर, जो डिस्कस करना है यहीं पर कर लें, कहकर वह कमरे से बाहर निकल जाती है। ड्यूटी खत्म होने के बाद वह जाने के लिए बाहर निकली ही थी कि उदय प्रताप उसे फ़ोन करता है। बाहर जीप में बैठा हूँ, जल्दी आ जा। उसने फ़ोन काट दिया। तभी उसे व्हाट्सएप पर मैसेज आया, इसे देख ले। फ़ोटो देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। थोड़ी दूरी पर उदय प्रताप जीप में इंतज़ार कर रहा होता है। वह चुपचाप जीप में बैठ जाती है। वो क्या है ना, मुझे अकेले चाय पीनी पसंद नहीं है, उसने कुसुम की जांघ पर हाथ रखते हुए कहा। सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, कुसुम ने उसका हाथ हटाते हुए कहा। तुम बहुत सोचती हो। अरे कुसुम रानी, ये जवानी बर्बाद करने के लिए थोड़े मिली है। मेरा परिवार है, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, कुसुम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा।
उदय प्रताप ने अपने क्वार्टर के सामने जीप रोकी और उसे अंदर आने का इशारा किया। भीतर दाखिल हुई कुसुम चुपचाप फाइल लिए खड़ी रही। उसकी आंखें भर आई थीं। उदय प्रताप ने उसके हाथ से फाइल लेकर सोफे पर फेंक दी और उसके कंधे को झटकते हुए बोला, मैं किसी को नहीं बताने वाला, तुम बस मेरी बात मानती रहो। कहकर उसने कुसुम के होठों को अपने होठों से भींच लिया और उसकी पैंट का बटन खोल दिया। वह मुरझाए फूल सी बिस्तर पर पड़ी रही। उदय प्रताप उसे देर तक निचोड़ता रहा। देर रात लौटने के बाद उसके पति विनोद का फोन आया। कैसे बुझी बुझी आवाज में बात कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? विनोद ने प्यार से पूछा। थोड़ी थकान और सिर दर्द है, कहकर उसने विनोद को टालने की कोशिश की। तुम दवा खाकर आराम करो, कल सुबह बात कर लेंगे। कहकर विनोद फोन रखने को हुआ तो वह बोली, नहीं, तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। तो मेरी झांसी की रानी को किस बात की टेंशन है? विनोद ने चुलबुलेपन से पूछा। ये पुलिसिया झमेले तुम नहीं समझोगे मास्टर साहब। तुम तो बच्चों को पढ़ाओ और काल्पनिक कहानियां लिखो। यहाँ जीवन की सच्चाइयों से रोज दो चार होना पड़ता है। पुलिस की नौकरी करते करते तुम तो दार्शनिक हो गई हो, विनोद ने चुलबुलेपन से फिर कहा। और कुछ बात करो, कुसुम ने बात टालते हुए कहा। तो चलो कुछ प्यार की बातें हो जाए, कहकर उसने फोन पर चुम्बन दिया। प्रत्युत्तर में कुसुम ने भी चुम्बन दिया और फिर मचलकर बोली, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तेरी 2 टके की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। कहकर विनोद ने कहा, तो मिलने आ जाओ। ऐसा करता हूँ, मैं ही आ जाता हूँ। मैं आ जाऊंगी। 1 महीना हो गया, एक भी छुट्टी नहीं ली। थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और बहुत दिनों से तुम्हारे हाथों की चाय भी नहीं पी। तुम्हारे हाथों की चाय सारी थकान, सारी परेशानियां दूर कर देती है। चाय के साथ आलू के पराठे भी खिलाऊंगा, तुम्हारे पैर भी दबाऊंगा, विनोद ने चुलबुलेपन से कहा। पुलिस वाली को मक्खन लगाते हो? अपना काम निकालना है तो मक्खन लगाना ही पड़ेगा, कहकर उसने उसे आई लव यू बोला। कुसुम ने भी जवाब में आई लव यू बोला और फोन कट गया। कुसुम ने उदय प्रताप के मैसेज को डिलीट किया और सोने की कोशिश की, पर नींद उससे कोसों दूर थी। तभी फोन की घंटी बजी। रजनी ने सुसाइड कर लिया, तफ्तीश के लिए चलना है। उदय प्रताप का फोन था। रजनी की लाश पंखे पर लटकी मिली थी, साथ में एक नोट भी था। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपने प्रेमी मोहित के कहने पर दिनेश सर को फंसाने की कोशिश की और उनके साथ प्यार का नाटक किया और चुपके से उनकी तस्वीर उतार ली। हम सर को ब्लैकमेल करते रहे और 10 लाख रुपए उनसे लिए। जब वो नहीं माने तो पुलिस में कंप्लेन कर दी, पर मोहित मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर फरार है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। पता नहीं लड़कियां क्यों ऐसा करती हैं। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। उदय प्रताप ने आकर उसके पास धीरे से कहा। कुसुम ने देखा कि लाश की कलाई पर गहरे निशान और नाखून की खरोंचें थी। पावरफुल लोग हैं, सोच समझ कर रिपोर्ट बनाना। उदय प्रताप ने फिर उसके पास आकर कहा। अगले दिन वो उसके कमरे में गई। छुट्टी चाहिए थी। उसने एप्लीकेशन उसके आगे रखते हुए कहा, 10 दिन की छुट्टी? सास बीमार है, उसने सपाट सा जवाब दिया। 3 दिन से ज़्यादा की छुट्टी ना दूं। जब उसने कहा तो वह एप्लीकेशन उठाकर वापस मुड़ गई। तो उसने कहा, शाम को आ जियो घर पे, देखूंगा। उसे गोरखपुर अगले दिन निकलना था, पर पीरियड न आने से उसकी टेंशन बढ़ी हुई थी। उसने सुबह सुबह टेस्ट किट से जांच की। 2 लाल निशान से उसकी टेंशन बढ़ गई। उसने विनोद को फ़ोन किया। तबीयत खराब है, 2-3 दिन बाद आऊँगी। वह बाजार से जाकर पिल ले आई, पर स्त्री भाव और मातृभाव उस पर हावी होने लगा। विनोद और वह पिछले 3 साल से बच्चे की कोशिश कर रहे हैं। वह बस में बैठकर गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। रात को जब विनोद ने उसे अपनी बाह में लिया तो वह उखड़ी रही। विनोद ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कोई परेशानी है? उसने ना में सिर हिलाया। तुम्हारी आंखें बोल रही हैं कि तुम कुछ छिपा रही हो। तब वह बोली, रावण सीता को
उठा ले गया। तब भी सीता को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि राम सीता से ज़्यादा सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर भरोसा करते थे। और तुम? मुझे अपनी सीता पर पूरा भरोसा है, कहकर विनोद ने उसकी आंखें पूछी और उसके गालों पर चुंबन किया। मेरी जिंदगी में भी रावण आ गया है, कहते हुए कुसुम ने उसे अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। विनोद ने उसके सिर को अपनी छाती पर रखा और बोला, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक शेर जंगल के जानवरों को निर्दयता से मार डालता था। बाद में जानवरों ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि एक जानवर खुद उसके पास आ जाएगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वो देर से गया और बोला कि उसे कुएं के दूसरे शेर ने रोक लिया था। शेर क्रोधित होकर कुएं वाले शेर को मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा और मारा गया। मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैं सोचती हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ। तुम्हारी नौकरी छोड़ने से क्या होगा? वह दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करता रहेगा। जब वह पुलिस वाली के साथ ऐसा कर सकता है, तो दूसरी लड़कियों के साथ क्या कुछ करता होगा? उसे एक्सपोज़ करना होगा। इसमें तो मेरी ही बदनामी है। वो पावरफुल है, उसके पास मेरी फ़ोटो है। तुम डरती हो, इसलिए वो डराता है। वो शेर की खाल पहने एक गीदड़ है। उसकी गीदड़ भपकियों से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका क्या करें? उसने एबॉर्शन पिल की तरफ देखते हुए कहा। विनोद ने उसे एक तरकीब बताई। वह उदय को एक मैसेज डालती है। मेरे पति को मुझ पर शक हो गया है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने को बोल रहे हैं। मेरा महीना ऊपर जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद उधर से फ़ोन आता है। के नाटक कर रही है? गोली सोली खाकर ख़त्म कर। मेरा नाम ना आना चाहिए। जानती है ना मेरी पावर? तेरी सारी फ़ोटो फैला दूंगा। मेरे पति शक्की हैं। अगर मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। के कह रही है? मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा रुतबा है, मैं तेरे से शादी करूँगा। पैसे लेके मामला रफा दफा कर। नहीं उदय, मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। मेरी बात मान जा। 2-4 लाख लेके मामला रफा दफा कर। मैं तेरी पोस्टिंग किसी अच्छे थाने में करा दूंगा। मेरा पिंड छोड़, नहीं तो तेरा वही हाल करूंगा जो रजनी के साथ हुआ। क्या हुआ था रजनी के साथ? वो बात ना मान रही थी, इसलिए निपटा दी गई। पर मैं अपने पति को कैसे समझाऊंगी? बाजार से किट मंगवा ले और उस पर पानी की बूंद डाल दे। जब वापस बुलंदशहर आइयो तो मैं अबॉर्शन करा दूंगा। सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। पर मैं 10 लाख लूंगी। इतने ना दूं, मैं 5 दूंगा। तो फिर अभी पैसे ट्रांसफर करो। इतने पैसे कहाँ रखूं मैं? वो तुम देखो। मैं 2 लाख ट्रांसफर कराता हूँ। अगर कोई पूछे तो बोलियो कि उधार दिया है। ठीक है, कहकर वो फोन रखती है। थोड़ी देर में उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए क्रेडिट हो जाते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग और पैसे ट्रांसफर का सबूत लेकर वे गोरखपुर के डीएसपी से मिलते हैं। डीएसपी शकुंतला उसकी आपबीती को ध्यान से सुनती हैं और तुरंत डीआईजी को मामले की इत्तला देती हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए डीआईजी बुलंदशहर के डीसीपी को फ़ोन लगाता है और मामले को सावधानीपूर्वक हैंडल करने को कहता है। सुबह होते होते महिला एसीपी उसके क्वार्टर पर पहुंच जाती हैं और उदय प्रताप को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया जाता है। उदय प्रताप को सस्पेंड कर मामले की जांच की जा रही है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कुसुम का भी स्थानांतरण बुलंदशहर से गोरखपुर कर दिया गया है। उदय को क्या सजा मिलेगी, यह तो वक्त बताएगा। पर उदय जैसे कितने ही बगुले समाज में मजबूर महिलाओं को मछलियों की तरह खा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम इस घटना से सीख लें और जागरूक बनें, समय पर आवाज़ उठाएं और ऐसे बगुला भक्तों को उजागर करें।